Hello दोस्तों, welcome to my channel Funds Story. Before starting to anything, I'm just giving you a small declaration from my side that I am Ashish Bajpayee, an NISIM certified mutual fund advisor and distributor. नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंड्स स्टोरी के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को लेके, फिर हमने बात किया था कि हम लोग आज जो नेक्स्ट सेशन में आपने डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं आपने जो आप अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड स्कीम्स, कैटेगराइजेशन एंड सेबी रेगुलेशंस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की एक स्कीम दूसरे स्कीम से बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए और सारे म्यूचुअल फंड्स जितने भी जो इसकी एएमसीज हैं उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करना चाहिए, जिससे क्या होगा डिफरेंट टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम्स लाने में उनको आसानी रहेगी, है ना। हम लोग आइए इसको डेप्थ में डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे कमिंग वीडियोज़ की जानकारी आपको समय पर होती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों इसी स्टैंडर्डाइजेशन और क्लासिफिकेशन को फॉलो करने के लिए सेबी ने कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम 2017 का एक सर्कुलर इशू किया था, ठीक, जिसका ऑब्जेक्टिव था डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस की एक समान जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस रहते हैं तो उनको एक समान म्यूचुअल फंड स्कीम्स को में क्या क्या समानता उनकी होनी चाहिए उसको लाना, है ना। एक इन्वेस्टर को, जिससे क्या होगा अगर सारी स्कीम्स मान लीजिए एचडीएफसी का मिड कैप फंड है, कोटक का मिड कैप फंड है, आईसीआईसीआई का मिड कैप फंड है, इन सारे जो मिड कैप जो फंड्स हैं उनको एक स्टैंडर्डाइज जब उन्होंने कर दिया सेबी ने अपने रेगुलेशन से, अब इन्वेस्टर को क्या हो रहा है उसको अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग एक फंड को सिलेक्ट करना, ठीक, उनको इसी में सिलेक्ट करना है और इसको इवेल्युएट करना कि कौन सा फंड कितने अच्छे से रन किया, इसको करने से आसानी होती है। इसीलिए सेबी ने एक स्टैंडर्डाइजेशन और क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन एक्ट लेके आई, ठीक है दोस्तों। इसी को फर्दर कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट आपके पार्ट्स में, है ना। लाइक आपके 5 इन्होंने पोर्शन पे इसको डिवाइड किया। पहला क्या है आपका इक्विटी स्कीम्स में दोस्तों क्या होगा, जो भी आपके कैपिटल या शेयर मार्केट कंपनीज में जो कंपनी इन्वेस्ट मतलब एएमसीज इन्वेस्ट करेंगी वो सारी इक्विटी स्कीम्स में आएंगी। इसका फर्दर जो 11 सब का इसकी सब कैटेगरीज इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्दर सेशन में हम लोग डेप्ट स्कीम से बात करेंगे, है ना, हाइब्रिड स्कीम से बात करेंगे। हाइब्रिड स्कीम्स में क्या रहेगा, ये दोनों प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट होता है, इक्विटी और डेप्ट दोनों को लेके कैटेगराइजेशन उसमें होता है। कुछ सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स रहती हैं और अदर स्कीम्स रहती हैं, इनके हम लोग डेप्थ में डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना इक्विटी स्कीम से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। इक्विटी पे डायरेक्ट जंप करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, उसको हम लोग देखें कि इसका कैटेगराइजेशन होता कैसे है ना। जैसे आपने देखा कि डेफिनेशन ऑफ जब भी हम इक्विटी में बात करेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो हमारा लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में होगा, है ना। इन्हीं को मिला के आपका इक्विटी स्टेटमेंट बनता है। अब आप जब इसको कैटेगराइज करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि लार्ज कैप, दोस्तों इन सबको लेके मैंने डेप्थ में वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वहाँ पर जाएंगे आपको वहाँ पर पूरी डेप्थ नॉलेज मिलेगी। फिर मैं आपको एक ग्लिम्स यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे लार्ज कैप कंपनीज है लार्ज कैप कंपनीज क्या होती हैं, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो टॉप रैंकिंग कंपनीज है 1 से लेके 100 तक की कंपनीज आपकी लार्ज कैप कंपनीज कहलाएंगी। 101 मतलब 101 नंबर की कंपनी से लेके 250 नंबर तक की कंपनियां जो रहेंगी उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो उनकी रैंकिंग होगी 101 से 250 तक, ये आपकी मिड कैप कहलाएंगी। और स्मॉल कैप आपकी 251 के बाद जो रेस्ट कंपनीज रहेंगी वो सारी आपकी स्मॉल कैप कंपनीज होंगी। इसको आप ध्यान रखें क्योंकि आगे जो उसका क्लासिफिकेशन होगा इक्विटी का वो इन्हीं को रिलेटेड है पूरा, है ना। देखिए हम लोग अब वैसे पहला है आपका इक्विटी स्कीम्स में हमने आपको बताया 11 सब पार्ट्स हैं। उसका पहला है आपका मल्टी कैप फंड्स। दोस्तों मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं बेसिकली, आप समझे कि मल्टी कैप फंड्स में बेसिकली क्या होगा कि एएमसीज आर बाउंड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 75% ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में आपको करना होगा। इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। ये 75% में 25% आपको ईच सेगमेंट में करना होगा, मतलब 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप। इस तरह का जब इन्वेस्टमेंट होगा तब हम उसको बोलेंगे ये मल्टी कैप फंड्स है, ठीक है। अब आप देखें लार्ज कैप फंड दोस्तों क्या होते हैं। लार्ज कैप फंड्स मेरा पहला कैटेगराइजेशन था, फर्स्ट रैंकिंग से लेकर मार्केट कैप में 100 रैंकिंग तक कंपनी लार्ज कैप कंपनीज होंगी। अब कंपनी जो एमसीज है, जो फंड मैनेजर, वो बाउंड है कि उनको केवल इन्हीं 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। क्लियर है, ये आपके लार्ज कैप फंड्स होंगे और इसमें एटलीस्ट आपका 80% जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो उनका इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होगा।
इन्हीं लार्ज कैप कंपनीज में। ठीक है, आप देखिए लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स कौन कौन से होंगे। लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स में ये नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट होगा। लार्ज कैप में 35% इन्वेस्टमेंट करना होगा फंड मैनेजर को, और रेस्ट और 35% उसको रेस्ट जो रहेगा वो आपको मिड कैप में करना होगा। बाकी उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, उसको कैसे भी बाकी चीज़ें मूव कर सकता है। जो रेस्ट 30% बच रहा है उसको अपने अकॉर्डिंग वो कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता है, किसी और एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकता है। बट ये 35% उसको लार्ज और 35% उसको मिड कैप में ही करना होगा। ठीक है, देखिए अगला मिड कैप। अब ये प्योर मिड कैप फंड्स हो, इसमें दोस्तों क्या होगा, जब दे हैव टू फंड मैनेजर हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 65% ऑफ इट्स टोटल एसेट में उसको आपको इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है। मिड कैप मतलब फिर से आप पहली साइड में देखें 101 से लेके 250 तक की जो कंपनीज जो रैंकिंग की हैं कंपनियां, उसी रैंकिंग कंपनीज में उनको इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, स्मॉल कैप फंड्स 5th नंबर पे है आपका। यहाँ पर भी सेम 65% एटलीस्ट परसेंट आपका इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें आपको जो रेस्ट 251 रैंकिंग के पास रेस्ट कंपनी बचती हैं उसमें आपको फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों आप देखें यहीं पर जब हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में है या मिड कैप में है या लार्ज कैप में है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जब आप टॉप मैट्स कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका रिस्क जो है वह एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप में कम है ना। जब आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप थोड़े रिस्की एसेट की ओर जा रहे हैं। स्मॉल कैप का मतलब हो गया यहाँ पर आपने अगर रिस्क में इन्वेस्ट किया, मींस स्मॉल कैप कंपनी छोटी कंपनीज है बट यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत है ना। ये इसका कैटेगराइजेशन है। अब आप 6 नंबर पे देखें डिविडेंड यील्ड फंड्स। डिविडेंड यील्ड फंड्स दोस्तों क्या होंगे, इसमें फंड मैनेजर को उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा जहां पर उनको रेगुलर डिविडेंड यील्ड मिलता है। देखा आपने, डिविडेंड यील्ड मिलता रहता है, मतलब 65% एटलीस्ट दे हैव टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज वेयर दे गेट रेगुलर डिविडेंड, वो इसको बोलेंगे हम लोग डिविडेंड यील्ड फंड्स। वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड दोस्तों क्या होते हैं, दोस्तों यहाँ पर भी देखें वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स में आपको कंपनीज को इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों देखिए अभी मैं इस पर डेप्थ वीडियोस बनाऊंगा वैल्यू फंड पे कॉन्ट्रा फंड पे, बट फिर भी मैं आपको ग्लिम्स दे देता हूँ। वैल्यू फंड का दोस्तों मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो स्टॉक में फंड मैनेजर को जो डिसाइड करना है वो ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी। जो स्टॉक जो होगा अभी वो अंडर वैल्यूड है, करंट प्राइस जो उसका स्टॉक का है वो अभी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से कम चल रहा है ना। यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत है। कॉन्ट्रा फंड दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर जो देखिए दोस्तों मार्केट मूव कर रहा है बट कई बार ऐसा होता है कंपनीज जो होती है वो मार्केट के अकॉर्डिंग मूव नहीं करती हैं, है ना। तो वहाँ पर दोस्तों क्या होगा, स्टॉक जो है अभी अंडर परफॉर्म है, ये बहुत रिस्की होता है बट यहाँ पर हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न का कॉन्सेप्ट चलता है ना। तो यहाँ ये इन कंपनीज में दोस्तों क्या होता है 65% यहाँ पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसेट एएमसीज को आपके इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में करना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए फोकस्ड फंड दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें एक फोकस फंड मैनेजर की एक फोकस्ड अप्रोच होती है। मींस मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ये लेगा और उन्हीं 30 स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बेस्ट आइडिया फंड। जहां पर उसको लग रहा होगा यहाँ पर बेस्ट आइडिया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पे आपका अच्छा रिटर्न हमारे पास आएगा, फंड मैनेजर पूरा इसका एनालिसिस करता है और फिर वो फोकस फंड को ऑप्ट करता है। ठीक है, इसमें भी दोस्तों सेम 65% का क्राइटेरिया रहता है कि एटलीस्ट 65% हैज़ टू इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। दोस्तों 9th नंबर है सेक्टर एंड थेमेटिक फंड। दोस्तों देखिए हम लोगों ने डिफरेंट सेक्टर्स को बात करा होगा, अपने न्यूज़ चैनल में लोग सुनते रहते हैं कि आज फार्मा सेक्टर अच्छा चल रहा है, आज मेटल ने अच्छा मूव किया है, बैंकिंग सेक्टर अच्छा मूव कर रहा है ना। दोस्तों जब कोई फंड मैनेजर किसी स्पेसिफिक थीम या स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है तो जो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट उसी हम लोग बोलते हैं सेक्टर और थेमेटिक फंड। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जो फंड मैनेजर को दे आर बाउंड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 80% ऑफ दियर टोटल एसेट्स में इसको इन्वेस्ट करना होगा इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। किसी अगर थीम को पकड़ा उसने, मान लीजिए उसने फार्मा की थीम को पकड़ा तो उसको फार्मा कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना होगा। 80% जो उसका इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्हीं कंपनीज में होगा, रेस्ट 20% एज पर दियर चॉइस वो उसमें मूव कर सकता है। ठीक है दोस्तों, देखें इक्विटी लिंक रिलेटेड सेविंग स्कीम्स, ये दोस्तों क्या होती है, बेसिकली ये टैक्स सेविंग स्कीम्स होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2005 में कुछ इक्विटी रिलेटेड सेविंग स्कीम्स कुछ बताई थी, उसी में इसको इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करना होगा फंड मैनेजर को। इसमें 80% जो रहता है ये बेसिकली टैक्स सेविंग के पर्पज से लाई जाती है। ठीक, फ्लैक्सी कैप फंड दोस्तों इसमें क्या होता है, फ्लैक्सी के बाद मल्टी कैप में आपने जिसको डिफरेंस समझे, मल्टी कैप में 75% इन्वेस्ट करना था उसको, लार्ज कैप मिड कैप एंड आपका
स्मॉल कैप में, फ्लैक्सी कैप में उसको 65% इन्वेस्ट करना होगा इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से। बट यहाँ पर उसके पास बाउंडेशन नहीं है कि उसको 25% इस लार्ज कैप में या 25% मिड कैप में इन्वेस्ट करना। उसको ये अपनी फंड मैनेजर अपनी चॉइस, अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, बट उसको 65% टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो किसी भी एक सेक्टर, किसी भी एक क्लास में कर सकता है ना। ये बेसिकली दोस्तों 11 सब कैटेगरीज थी आपके इक्विटी फंड्स की। इसको आप देखें और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे कि फर्दर डेब्ट फंड्स के रिलेटेड में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।